सुप्रभात। आज हम संस्कृत में वाक्य निर्माण कैसे किया जाता है इस विषय में पढ़ने वाले हैं। संस्कृत में वाक्य निर्माण बड़े ही आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से, और आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी आसानी से संस्कृत में वाक्य निर्माण किया जा सकता है। तो उसको आज हम देखते हैं कि कैसे संस्कृत में वाक्य निर्माण किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले संस्कृत में या किसी भी हिंदी में ही हम देखते हैं तो हमें किसी भी वाक्य के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है शब्द, जिससे बनता है कर्ता। ठीक है, यानी एक कर्ता की आवश्यकता है प्लस दूसरी क्रिया की। सिर्फ ये दो अगर हमारे पास हैं तो हम संस्कृत में वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। अब इन दोनों में कैसे व्यवस्था की जाती है कि वाक्य बन जाता है, वो चीज हम आगे देखते हैं। देखिए, संस्कृत में सबसे पहले हम शब्द को देखते हैं। शब्द में क्या होता है, तीन विभक्ति होती हैं, तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, और 7 विभक्ति होती हैं। उन 7 विभक्तियों में से जो पहली विभक्ति होती है, पहली विभक्ति, इसे हम कर्ता कहते हैं और इसका अर्थ ने निकलता है, यानी बालह तो बालक ने। ठीक है, बालक ने। यदि सह तो उसने, यदि सा तो भी उसने। ठीक है, त्वम तुमने, अहम मैंने। ऐसे ही बालव तो 2 बालकों ने, सह उन दोनों ने, ते उन स्त्रीलिंग में उन दोनों ने। ठीक है, ऐसे ही बालाह तो सभी बालकों ने, यानी बहुत सारे बालकों ने। ते उन सब ने, ताह स्त्रीलिंग में उन सब ने। ठीक वैसे ही युवाम को देखें, अवाम को देखें तो तुम दोनों ने, हम दोनों ने, यूयम वयम, तुम सब ने, हम सब ने, यानी ने अर्थ निकलता है। यानी कर्ता हम सिर्फ पहली विभक्ति को बोलते हैं, चाहे किसी भी शब्द की हो। बालक के स्थान पर यदि हम राम कर दें, रामः, तो राम ने। बालव के स्थान पर अगर हम रामऊ कर दें, ठीक है, तो 2 राम ने, 2 रामों ने। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राम लक्ष्मणऊ, राम लक्ष्मणऊ। राम लक्ष्मणऊ, तो राम लक्ष्मण ने, दोनों ने। ठीक है, ठीक ऐसे ही यदि हम करें बालाह, तो बालाह के स्थान पर क्या हो जाएगा, रामा, तो सभी रामों ने। बहुवचन हो गया, यानी कि 3 वचन होते हैं। जैसे हिंदी में केवल हम 2 वचन से काम चलाते हैं और इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी अगर आदमी, यदि कर्ता एक है तो एक वचन, यदि 2 हैं तो द्विवचन, यदि 2 से अधिक हैं, 3 या 3 से अधिक हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसको बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब बाकी की अगर विभक्तियों को हम एक हल्की सी नज़र से देखते हैं तो उनको हम बाद में पढ़ते जाएंगे। द्वितीय विभक्ति है तो ये कर्म कहलाती है, तो जब हम कर्म के लिए वाक्य पढ़ेंगे तो इस विभक्ति को लेंगे। ठीक है, तृतीय विभक्ति करण, करण कहलाती है। ठीक है, तो जब हम करण को पढ़ेंगे तो इस विभक्ति को लेंगे। मतलब हम धीरे धीरे एक एक विभक्ति के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये होगा।
चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान होता है, पंचमी विभक्ति अपादान होता है, षष्ठी विभक्ति जो होती है वो संबंध को दर्शाती है, यानी कि ये कारक नहीं होती है, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण होता है। तो जब अंतिम अधिकरण को पढ़ेंगे तब, और संबोधन सबसे अंतिम होता है। ठीक है, संबोधन में हम केवल संबोधन किसी को बुलाते हैं दूर से तो उसे कहते हैं। ठीक है, अब हम वाक्य निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, शब्द है और धातु है। धातु का मतलब क्रिया। अब देखिए यहाँ पर हमें एक यहाँ से हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से दोनों में समानताएं होती हैं, और हमें दोनों समान चाहिए तब हमारा वाक्य बनेगा। केवल हमें समानता का ध्यान रखना है और वाक्य हमारा बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, शब्द में प्रथम विभक्ति को हम लेके चलते हैं, तो प्रथम विभक्ति के हमने इतने सारे कर्ता वहाँ पर देखे थे। सह देखा था, नाम देखा था, बालः या रामः। ठीक है, और उसके बाद हमने त्वम देखा। ठीक है, मध्यम पुरुष वाला देखा, और फिर उसके बाद अहम देखा, यानी मैं देखा खुद के लिए। तो हम इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। यानी एक सह हो गया अगर एक वचन में देखें तो, या सा हो जाता है, या किसी का नाम हो जाता है, उसे हम संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, एक वचन में है ये। और यदि मध्यम पुरुष में देखें तो उसको त्वम होता है। ठीक है, और यदि उत्तम पुरुष में देखें तो अहम होता है। तो यानी ये एक वचन के हैं। तो इस तरह से हम पुरुष हैं। तो पुरुष में जब देखते हैं तो ठीक वैसे, यानी अब पुरुष में क्या है, हम देख रहे हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक ऐसे ही धातु के लिए भी होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ भी पुरुष की व्यवस्था की गई। यानी कि धातु के अनुसार कर्ता में भी पुरुष होते हैं, या कर्ता के अनुसार धातु में भी पुरुष होते हैं, यानी दोनों में पुरुष होते हैं। ठीक है, जैसे हमने उसमें बड़ा विभक्ति पढ़ी शब्द में कि 7 विभक्ति होती हैं, वैसे ही धातु में क्या होता है, 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, 3 पुरुष होते हैं। पहला पुरुष प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष भी कह देते हैं, इसको भी हम समझेंगे अभी। ठीक है, दूसरा मध्यम पुरुष हो जाता है। ठीक है, और तीसरा उत्तम पुरुष हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 पुरुष होते हैं जो हमने यहाँ पर संज्ञा दी है पुरुष, और तीनों पुरुषों में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए इस चीज को ही समझना है कि शब्द का एक वचन तो धातु का भी एक वचन, शब्द का प्रथम पुरुष तो धातु का भी प्रथम पुरुष, यानी पुरुष और वचन इन दोनों का मेल करना ही अगर आ गया तो संस्कृत में वाक्य निर्माण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। चलिए इसे आगे देखते हैं। देखिए यहां पर प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब है हम किसी का नाम लें, संज्ञा। ठीक है, जैसे बालः कह दिया, या बालक के स्थान पर हम राम कर दें, या रमा कर दें, या सीता कर दें, या राधा कर दें, कुछ भी नाम कर देंगे तो वो उसे हम प्रथम पुरुष कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी सर्वनाम, अब संज्ञा के स्थान पर जो काम आए वो सर्वनाम, तो सह और सा। ठीक है, तो एक वचन में हो गए ये तीनों। ठीक है, हम प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। ठीक है, दोनों को एक साथ ही पढ़ना है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, दूसरा द्विवचन में बालौ, तो ऐसे ही अगर हम संज्ञा लें तो रामौ हो जाएगा। ठीक है, तौ और ते सर्वनाम में। ठीक है, ऐसे ही बहुवचन में पढ़ें तो बालाह, ते और ताह, स्त्रीलिंग में ताह हो जाएगा। ठीक है, अर्थ यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वे दोनों वे सब, लेकिन अगर हम संज्ञा के लिए लेंगे बालह
तो बालह का मतलब ये नहीं है, वह नहीं है, वह तो सर्वनाम है। तो बालह का मतलब बालक। अगर यहाँ राम होता तो राम, राम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बालव तो दो बालक, ठीक है, और राम होता तो दो राम। ऐसे ही बाला तो बहुत सारे बालक, या राम होता तो बहुत सारे राम। ठीक है, तो ये हिंदी में जो लिखा है वो केवल अन्य पुरुष के हिसाब से केवल सर्वनाम का अर्थ दिया है। अब देखिए यहां भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी क्रियावे में ही तीन वचन है और कर्ता में भी तीन वचन है, यानी पुरुष में, पुरुष के हिसाब से। अब हमें पहले हम क्या देख रहे हैं, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के कर्ता में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और प्रथम पुरुष की जो क्रिया है उसमें भी तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हमें करना क्या है, यानी प्रथम पुरुष की एक वचन के शब्द से या कर्ता से, और हमें धातु जो है वो प्रथम पुरुष की एक वचन की ही लगानी है। यानी हमने कहा कि बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, ठीक है, बालक पढ़ता है। तो बालह, बालक एक है, ठीक है, बालक पढ़ता है, समझ में आ रहा है, एक बालक है, लिखने की जरूरत नहीं है कि एक बालक पढ़ता है। बालक पढ़ता है इसका मतलब एक पढ़ता है। अगर हम कहेंगे बालक पढ़ते हैं तो बालक क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। लेकिन अगर लिखने पड़े कि दो बालक पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन, वो द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, तो बालक पढ़ता है, तो यहां पर क्या दिख रहा है, एक वचन है। तो यानी कि हमें एक वचन का बालक शब्द का रूप लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाला। ठीक है, बालक पढ़ता है। ठीक है, अब आती है क्रिया की बारी, पढ़ता है। तो पढ़ता का पठ धातु है, पठ धातु है। पठ धातु से बनता है पठती, पठते, पठंती, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चूंकि बालह एक वचन है तो क्रिया भी कौन सी आएगी, एक वचन, यानी पठती। ये बन गया आपका वाक्य, बालह पठती, बालक पढ़ता है। यानी कि हमें क्या करना है, केवल एक वचन से एक वचन मिलाना है, पुरुष से पुरुष। यानी प्रथम पुरुष में करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आएगी, एक वचन का करता है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। ठीक है, यानी कि जो पुरुष कर्ता का होगा वही पुरुष क्रिया का भी होगा, जो वचन कर्ता का होगा वही वचन क्रिया का भी होगा, यानी दोनों का एक जैसा होगा। कहने का मतलब कि दोनों के मिलन को देखना है। ठीक है, तो किस तरह से हो रहा है, ठीक वैसे ही यदि द्विवचन में देखें तो बालव, दो बालक पढ़ते हैं। मान लो हम कहते हैं दो बालक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लियर देख रहा है दो लिखा है, ये इसका मतलब द्विवचन है। तो द्विवचन में क्या आएगा, बालव। ठीक है, और अब द्विवचन की क्रिया क्या है, पठता है, तो पठता है, बालव पठता है, दो बालक पढ़ते हैं, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही यदि बहुवचन में देखें तो बाला, यानी बहुत सारे बालक पठंती, बाला पठंती। यदि हम अब इसके स्थान पर अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करें कि वह पढ़ता है, यानी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे कह रहा हूं वह पढ़ता है, वह तीसरा व्यक्ति किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सह, और चूंकि एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया आएगी पठती।
तो वह पढ़ता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि वह पढ़ती है तो स्त्रीलिंग में क्या बनता है? सा पठती। ठीक है, यानी इसको हटा देंगे, स्त्रीलिंग में जब करेंगे तो सा पठती। ठीक ऐसे ही यदि कहें वो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, तो वे दोनों की क्या है? तौ। और यहां द्विवचन में क्या है? पठता है। ठीक है, ठीक है, पठता। अब क्या है? स्त्रीलिंग में वे दोनों पढ़ती हैं तो क्या हो जाएगा? ते। ते है, द्विवचन में ते बनता है। ठीक है, तो ते पठता, वे दोनों पढ़ती हैं। ठीक ऐसे ही यदि बहुवचन में करें तो ते यानी वे सब, बहुवचन की क्रिया क्या है? पठंती। क्रिया कोई भी हो सकती है, अगर लिख रहा है तो लिखंती, पढ़ रहा है तो पठंती, चल रहा है तो चलंती, ठीक है, दौड़ रहा है तो धावंती, धो रहा है तो प्रक्षालयंती। इस तरह से मतलब बहुवचन की क्रिया प्रथम पुरुष वाली बहुवचन की क्रिया ही प्रथम पुरुष बहुवचन कर्ता के साथ आएगी। कहने का मतलब यथा कर्ता तथा क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन होगी। यानी ते पठंती। नहीं जी, हम तो कहेंगे स्त्रीलिंग में कहना चाह रहे हैं वे सब पढ़ती हैं, तो क्या लिख देंगे? ताः पठंती। अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भाई यहां पर ते है और यहां भी ते है, ठीक है, यानी इसमें भी ते है और इसमें भी ते है। फिर पता कैसे चलेगा कि वो स्त्रीलिंग के लिए कह रहा है कि पुल्लिंग के लिए कह रहा है? ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग में तो वो द्विवचन हो जाता है, पुल्लिंग में वो बहुवचन हो जाता है। यही तो पहचान भी है कि भाई यदि वाक्य में ते के साथ पठंती आ रहा है तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है, बहुवचन के साथ आ रहा है तो ये बहुवचन है। और यदि ते के साथ पठतः आ रहा है तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि द्विवचन के साथ आ रहा है। द्विवचन में क्रिया द्विवचन है तो ये भी द्विवचन होगा ही। भाई जैसी क्रिया है वैसा ही कर्ता भी होगा, क्योंकि क्रिया तो कर्ता के अनुसार आती है। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ते बहुवचन में है या द्विवचन में है, क्रिया जब उसके साथ होगी तो। और जब हमें खुद लिखना है तब तो हमें पता ही होता है कि हिंदी का वाक्य क्या है, तो उसके अनुसार हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ठीक ऐसे ही आगे का अगर हम मध्यम पुरुष को पढ़ें तो मध्यम पुरुष का भी समान ही व्यवस्था है, सब कुछ वैसा ही है, केवल इसमें अन्य पुरुष के ये सर्वनाम नहीं होते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष में केवल सर्वनाम ही होते हैं, यानी कि नाम नहीं होता किसी का। तो यहां पर तुम दोनों, तुम सब, हमेशा यही रहेगा, कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। यानी तुम के साथ हमेशा पठसी, लिखसी, चलसी, धावसी, प्रक्षालयसी, ठीक ऐसे ही। यानी सी वाले सभी तुम और सी वाले सभी आएंगे। यानी ये तो एकदम व्यवस्थित है पूर्ण रूप से, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम के साथ हमेशा सी ही आएगा, सी वाला। यानी और बाकी तो हम नियम के अनुसार चलेंगे तो कि मध्यम पुरुष, तो ये भी मध्यम पुरुष है और ये भी मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन तो यहाँ भी मध्यम पुरुष का एक वचन, यहाँ मध्यम पुरुष का द्विवचन तो यहाँ भी मध्यम पुरुष का द्विवचन, यहाँ मध्यम पुरुष का बहुवचन तो यहाँ भी मध्यम पुरुष का बहुवचन। ठीक है, तो यानी कि यदि हमें कहना है तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, बन गया वाक्य।
त्वम पठसि। देखिए कितना आसान है, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है एक वचन के साथ एक वचन, और जो पुरुष है उस पुरुष के साथ वही पुरुष, यानी एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया आएगी, मध्यम पुरुष कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया आएगी। बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं रखना है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखेंगे तो हमारा वाक्य बड़ा ही आसान बन जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही बहुवचन में तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब पढ़ते हो तो यूयम, तुम सब का क्या है संस्कृत, यूयम, यानी मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया, मध्यम पुरुष का बहुवचन तुम सब, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन पठत। अब देखिए यहां भी थोड़ा सा समानता है लेकिन फिर भी भेद है। द्विवचन में हमेशा विसर्ग होते हैं, ठीक है, और किसी भी क्रिया में कोई भी हो, चलत है, चलने का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, द्विवचन में हमेशा विसर्ग आएंगे, लेकिन बहुवचन में कभी भी विसर्ग नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना, ये छोटे से जो दो बिंदु हैं जिनको हम विसर्ग कहते हैं, ये केवल द्विवचन में ही आते हैं, बहुवचन में नहीं आते। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक ऐसे ही उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में भी यही होता है। उत्तम पुरुष में हम स्वयं के लिए कहते हैं, हमेशा अपने आप को हम उत्तम मानते हैं ना, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। ठीक है, ये एक संस्कृत का एक मतलब खिड़की है, ऐसे हम ध्यान रखते हैं, मैं उत्तम तुम मध्यम, यानी मैं तो श्रेष्ठ हूं, उत्तम का मतलब क्या होता है, बेस्ट। ठीक है, मैं उत्तम तुम मध्यम, और तुम मध्यम हो, बाकी सब तो बेकार है, अन्य है। ठीक है ना, जिसका नाम लिया जाए, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, मैं उत्तम, ठीक है, तुम मध्यम। अगर इसको हम याद रख लें, मैं उत्तम तुम मध्यम, तो हमेशा यानी मैं वाला जो वाक्य है वो उत्तम पुरुष हो गया, और तुम वाला जो वाक्य है या तुम वाली जो पुरुष है वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, बाकी अन्य बेकार है, ऐसे सोच सकते हैं। तो बाकी सब क्या हो गया, अन्य हो गया मतलब। तो इसके अलावा जो बचेगा वो सब किस में आएगा, अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है, तो तीन हो गए, बाकी बचा हुआ शेष, ऐसे कह लें, मैं उत्तम तुम मध्यम शेष अन्य, शेष जितना भी है वो सब अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। तो अब देखिए उत्तम पुरुष में कौन कौन से करता है हमारे पास, वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन में क्या बनता है, अहम, अहम माने मैं। द्विवचन में क्या बनता है, आवाम, आवाम माने हम दोनों, और वयम, वयम माने हम सब, यानी बहुवचन हो गया। मैं अकेला हूं तो एक वचन, हम दोनों, हम दो लोग हैं तो द्विवचन, और हम सब यानी हम बहुत सारे लोग हैं तो हम सब बहुवचन हो गया। ठीक है, ठीक वैसे ही धातु में भी यानी क्रिया में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब वाक्य बनाने की शर्त क्या है कि एक वचन के साथ एक वचन ही आएगा। तो जब हम अहम बोल रहे हैं तो अहम के साथ क्या आएगा, पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, अहम लिखामी, मैं लिखता हूं, यानी कि सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, एक वचन के साथ एक वचन। और पुरुष को कैसे पहचानेंगे वो अभी हमने बताया था, मैं उत्तम तुम मध्यम, यानी हम दूसरे को ही तो कमजोर बताते हैं, अपने को तो श्रेष्ठ बताते हैं, और शेष अन्य, तो तीनों पुरुष हो गए, यानी मैं मेरे बारे में या हमारे बारे में कहूंगा तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, तुम्हारे बारे में कहूंगा या तुम लोगों के बारे में कहूंगा तो मध्यम हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, और अन्य किसी के बारे में कहूं यानी मेरे और तुम्हारे अलावा किसी के बारे में कहूं तो वो क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब ठीक ऐसे ही यदि हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम, यहां क्या हो जाएगा, पठावा, तो क्या वाक्य बनेगा, आवाम पठावाह। ठीक है,
ऐसे ही यदि हम कहें हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामा। ठीक है, तो इस तरह से ये इतना आसान तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। अब ये क्रिया कोई सी भी हो सकती है, क्रियाएं लगभग सभी एक जैसी होती हैं, इसी रूप में बनती हैं। पठ धातु है, हमने हम पठ का देखा है। लिख का देखेंगे तो लिख में भी ऐसे ही बनेंगे। देखिए जैसे यहाँ बन रहा है पठती पठतः पठंती, ऐसे ही बनेगा लिखती लिखतः लिखंती। यहाँ बन रहा है पठसी पठतः पठत, तो वहाँ भी बनेगा लिखसी लिखतः लिखत। यहाँ बन रहा है पठामी पठावा पठामा, तो वहाँ बनेगा लिखामी लिखावा लिखामा। तो ऐसे ही सारी क्रियाएं, सारी धातु लगभग इसी तरह से बनती हैं। अब ये हमने केवल यहाँ पर लट लकार लिया, यानी वर्तमान काल लिया है। आगे हम देखेंगे, क्रम वाइज चलेंगे, तो आगे हम अन्य जो 5 लकार हमारे उसमें आते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, उनका भी उदाहरण देखेंगे और उनको भी समझते हुए चलेंगे कि उनमें वाक्य कैसे बनाते हैं, कैसे इन्हीं क्रियाओं को और इन्हीं पुरुषों को, किस तरह से इन्हीं वचनों को कैसे हम प्रयोग करते हैं, शब्द और क्रिया यानी कर्ता और क्रिया दोनों को मिला करके। तो पहला वाक्य, पहली विभक्ति का जो ये पाठ चल रहा है, हम इसे 7 विभक्तियों में, तो 7 विभक्तियों के अनुसार अलग अलग विभक्ति का अलग अलग प्रयोग करके पहली विभक्ति को भी साथ रखते हुए दूसरी विभक्ति को भी, मतलब जब दूसरी विभक्ति पढ़ेंगे तो पहली विभक्ति को भी साथ रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और 7 विभक्तियों को एक साथ भी पढ़ लेंगे। एक एक करके छोटे छोटे वीडियो में कोशिश करूंगा कि बनाए जाएं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको हम एक अलग रूप में भी देख सकते हैं। देखिए एक वचन, ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखिए यहाँ वाक्य बन गया वाला पठती, सह पठती, सा पठती, तीनों के साथ एक जैसा बन रहा है। ठीक ऐसे ही यहाँ भी देख सकते हैं, बालौ पठतः, तौ पठतः, ते पठतः। ठीक है, क्योंकि ते स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर बालाः पठन्ति, ते पठन्ति। अब यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है तो बहुवचन हो गया, ताः पठन्ति। ठीक ऐसे ही मध्यम पुरुष को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वही तुम, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है, तो तुम युवाम यूयम, तो तुम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। यानी कि आप पठ के स्थान पर अगर दूसरी धातु हो जाएगी, मान लो लिख हो जाए, तो क्या बन जाएगा, लिखसी। ठीक है, एक वचन में। द्विवचन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखत है। ठीक है, और बहुवचन में देखेंगे तो लिखत। ठीक है, यानी यहां पर विसर्ग नहीं आएगी। ठीक है, ठीक ऐसे ही उत्तम पुरुष में भी देख सकते हैं। देखिए मैं, हम दोनों, हम सब। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी शेष अन्य। ठीक है, तो अहम के साथ उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, पठामी। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। आवाम पठावः, वयम पठा। अपने आप ही वाक्य बन गया। अब ये केवल लट लकार की धातु को हमने लिया है। आगे, इससे आगे जब हम चलेंगे तो पहले सभी लकारों को लेकर के चलेंगे। 5 लकार हम यहाँ पढ़ेंगे जो सामान्य रूप से पढ़े जाते हैं। हालांकि संस्कृत में 11 लकार होते हैं, लेकिन चूंकि एक लकार जो लेट लकार है, मैंने लकार वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके वीडियो के उसमें मतलब प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको मिलेगा लकार अलग से। तो उस लकार में आप जाके जब देखोगे धातु के उसमें, तो आपको पता चलेगा कि 11 लकार हैं। उनमें से एक जो लकार है लेट लकार, उसको हम लौकिक में प्रयोग नहीं करते हैं, ये सिर्फ वैदिक में हुआ था। तो इस लेट लकार को अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास 10 लकार बचते हैं। उन 10 में से हम केवल आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी आज जब हम पढ़ते हैं, तो केवल हम 5 लकारों का प्रयोग करते हैं और उन 5 लकारों में हम यहाँ वाक्य बना करके देखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो जो आएगा उसमें
हम पांचों लकारों में केवल कर्ता और क्रिया इन दोनों को लेकर के ही वाक्य बनाना सीखेंगे। कैसे उसमें बनाए जाते हैं, कैसे प्रथम पुरुष में या मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, किस तरह से हम अलग अलग लकारों में भी इसी तरह से बड़ी आसानी से वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट्स करिए और मेरे से पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। मेरा उद्देश्य आप लोगों को पढ़ाना है, समझाना है संस्कृत में कैसे हम आसानी के साथ उसको पढ़ सकते हैं। संस्कृत को भी पढ़ा जा सकता है। संस्कृत में हमारा इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है। संस्कृत भाषा में हमारे ऋषियों मुनियों ने इतना सारे अपनी ज्ञान की बातें लिखी हैं, तो उन बातों को पढ़ने के लिए हमें संस्कृत आना बहुत ज़रूरी है। विदेशी लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। जर्मनी में, लंदन में, मतलब इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह पर संस्कृत को पढ़ने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग शाखाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन हमारे देश में भी हम लोग को ये सब करना चाहिए। ठीक है, तो संस्कृत को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।